तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। आज हम ये देखेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को यूज करके इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा टॉपिक होगा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी कुल मांग और कुल पूर्ति के द्वारा संतुलन को प्राप्त करना। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखें तो यहां डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट के लिए दो थियरी है, दो सिद्धांत हैं। एक को हम बोलते हैं क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स और दूसरा है केन्सियन थियरी। हमारे 12th के चैप्टर में और सिलेबस में केन्सियन थियरी को डिस्कस करना है, तो हम यहां पर सिर्फ केन्सियन थियरी के बारे में बात करेंगे। बट वी कैन फाइंड आउट इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इक्विलिब्रियम थ्रू क्लासिकल थियरी आल्सो, यानी क्लासिकल थियरी से भी हम इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर सकते हैं और केन्सियन थियरी से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम यहां डिस्कस किसके बारे में करेंगे? केन्सियन थियरी के बारे में। अब केन्सियन थियरी में जब हम इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस नंबर 1, आपकी सिलेबस के हिसाब से, 12th के सिलेबस के हिसाब से, हियर वी विल डिस्कस अबाउट टू सेक्टर मॉडल, यानी पहला है एजम्पशन टू सेक्टर मॉडल। अब ये टू सेक्टर मॉडल है क्या? जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। 1, 2, 3 एंड 4, 4 सेक्टर यानी 4 सेक्टर के बारे में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा। बाद में हमने उसको 2 सेक्टर में डिटेल में पढ़ा, क्योंकि हमारी सिलेबस में 2 सेक्टर के बारे में बात है। तो सिर्फ हम यहां 2 सेक्टर के बारे में बात करेंगे, 2 सेक्टर मॉडल के डिस्कस करेंगे, जहां पर हाउस होल्ड और फर्म है, जिसको हम हाउस होल्ड को C से डिनोट करते हैं और फर्म को I से डिनोट करते हैं। दूसरी एजम्पशन ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, यानी यहां पर जिसके बाद इन्वेस्टमेंट आर 2 टाइप। हमने बोला था कि निवेश 2 तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, यानी प्रेरित निवेश। एक को बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, यानी स्वायत्त निवेश। इस मॉडल में, केन्सियन थियरी के 2 सेक्टर मॉडल में, स्वायत्त निवेश यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। तो दूसरा एजम्पशन ये है कि हम यहां पर ऑटोनोमस की बात करेंगे। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है क्या? जो इनकम से इन्फ्लुएंस्ड ना हो, इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड ना हो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट से इन्फ्लुएंस्ड ना हो। यानी ऑटोनोमस यानी स्वायत्त निवेश वह है जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से मोटिवेटेड ना हो, यानी इनकम कुछ भी हो लेकिन सरकार को न्यूनतम मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जो इंटरेस्ट से प्रभावित नहीं होगा, इफेक्टेड नहीं होगा, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट से अफेक्टेड नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा फिक्स होता है, यानी जीरो लेवल ऑफ इनकम हो या इनकम की रेट बढ़ती जाए, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है ऑटोनोमस वो कांस्टेंट होगा। तीसरी जो एजम्पशंस है कि जो इक्विलिब्रियम होगा वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी हो सकता है। यानी जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू हम इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर या फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले, यानी पूर्ण रोजगार या पूर्ण रोजगार से पहले, दोनों भी कंडीशन में इक्विलिब्रियम हो सकता है।
अब हम थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि ये किन्सियन थियरी में इक्विलिब्रियम कैसे हम निकालेंगे। किन्स ने बोला कि देयर विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। किन्स ये बोलते हैं कि संतुलन वहां पर होगा जहां कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होगा। अगर हम कहें कुल मांग और कुल पूर्ति यानी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन किन्स ने जो कंडीशन रखी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, उस पॉइंट को हम बोलेंगे कि संतुलन है, इक्विलिब्रियम है। अब हम एडी किसको बोलते हैं? अगर आपने एग्रीगेट डिमांड का लेक्चर पढ़ा देखा होगा तो आपको मालूम होगा हम एग्रीगेट डिमांड को कहते हैं एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई। यानी एग्रीगेट डिमांड क्या है, कुल मांग क्या है। यहां जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात हो रही है वो प्लान्ड डिमांड और प्लान्ड एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। यानी एग्रीगेट डिमांड क्या है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, प्लान्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, तो ये आपको समझ जाइए कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है सी प्लस आई और एग्रीगेट सप्लाई होता है एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू सी प्लस एस। हमने बोला था एग्रीगेट सप्लाई होगा इक्वल टू नेशनल इनकम। जो एग्रीगेट किसी भी कंट्री की जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वह उस कंट्री की इनकम होती है और इनकम आइदर कंज्यूम बाय द पीपुल और सेव बाय द पीपुल। आय का वह हिस्सा या तो कंज्यूम कर लिया जाएगा, उपभोग कर लिया जाएगा, या तो सेव कर लिया जाएगा, बचा लिया जाएगा। तो हमने बोला एडी बराबर होगा सी प्लस आई, ए एस बराबर होगा सी प्लस एस। तो इक्विलिब्रियम कहां होगा एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड को हम ऐसे लिख सकते हैं सी प्लस आई और एग्रीगेट सप्लाई को हम लिख सकते हैं सी प्लस एस। तो सी से सी कैंसिल हो गया तो आई इक्वल टू एस। इसका यह मतलब हुआ कि यू कैन फाइंड आउट इक्विलिब्रियम by aggregate demand and aggregate supply and also by using the saving and investment। इसका मतलब यह हुआ संतुलन वहां पर होगा जहां पर कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होंगी और उसी तरह से जहां सेविंग बराबर होगी इन्वेस्टमेंट के वहां पर भी इक्विलिब्रियम होगा। यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट से भी हम इक्विलिब्रियम को फाइंड कर लेंगे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से भी हम इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले अभी हम यहां देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से कैसे हम इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम शेड्यूल यूज करेंगे और ग्राफ के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब हमने ये देखा कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों मेथड से हम इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर हम निकालेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यानी कुल मांग और कुल पूर्ति का प्रयोग करके हम संतुलन को दिखाएंगे। अब हमने यहाँ पर जो शेड्यूल बनाई है पिछले 2 लेक्चर में जो आपने देखा होगा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों को एक साथ जोड़ दिया है, सम अप कर दिया है। उसी एग्जाम्पल को लेने से आपके लिए आसान होगा समझना। हमने यहाँ पर लिया है कि इनकम 0, फिर 100, 200, 300, 400 और 500 है। उस जीरो लेवल ऑफ इनकम और जैसे जैसे इनकम बढ़ता है कंजम्पशन बढ़ता है। अगर आपने पिछला लेक्चर याद होगा तो हमने बोला था यहाँ पर हमने सी लिया है, सी इक्वल टू होता है सी बार प्लस बी वाई। यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू हमने 40 ली है पिछले एग्जांपल की तरह। बी यानी एमपीसी को हमने हम 0.8 लिया हुआ है और हमने सी की वैल्यू निकाल दी और y से c को माइनस करेंगे तो हमारी h की वैल्यू आ जाएगी जो -40, -20, 0, 20, 40, 60 और 80 के रूप में है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमने पहले ही एजम्पशन से ले लिया था
कि हम यहाँ पर ऑटोनोमस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं है इस थियरी में। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमने यानी आई डैश की वैल्यू हमने 40 ले ली। अब हमें एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो C प्लस आई यानी कि C और I को जोड़ देंगे। C की वैल्यू 40 प्लस I की वैल्यू 40, तो C प्लस I 80, देन 160, 240, 320, 400 और 480 और 560 है। एग्रीगेट सप्लाई कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? हमने बोला था एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस S। तो C और S को प्लस कर दीजिए, C की वैल्यू 40, S की वैल्यू -40, तो 40 प्लस -40 इक्वल टू 0, 120 माइनस 20 इक्वल टू 100, 200 प्लस 0 इक्वल टू 200, 280 प्लस 20 इक्वल टू 300, 360 प्लस 40 इक्वल टू 400 और 440 प्लस 60 500 एंड देन 600। तो ये हमारी एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू आ गई और ये एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू आ गई। आगे हमने ये बोला था कि किन्स ने कंडीशन क्या बोली थी इक्विलिब्रियम का, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई दैट पॉइंट विल बी नोन एज इफेक्टिव डिमांड एंड देयर विल बी इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इक्विलिब्रियम। यानी जहां कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होगा उस बिंदु को प्रभावी मांग कहेंगे और वहां पर संतुलन होगा। अब आप देखें, अगर कुल मांग और कुल पूर्ति यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर कहां पर है, तो जब 400 इनकम है तो एग्रीगेट डिमांड की भी वैल्यू 400 है और एग्रीगेट सप्लाई की भी वैल्यू 400 है। इसका मतलब जब इनकम 400 है या एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब बराबर होंगे उस वक्त जो इनकम है 400 है और वो 400 इनकम को हम बोलेंगे दैट इनकम इज ए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यानी वह संतुलन का आय है। अगर इसी चीज को अगर हमें ग्राफ से दिखाना हो, क्वेश्चन में आ गया कि फाइंड आउट एक्सप्लेन द किन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, किन्स के द्वारा संतुलन बताइए, ग्राफ के द्वारा या शेड्यूल के द्वारा। अगर शेड्यूल से क्वेश्चन आता है तो आप इसका यूज करेंगे, अगर ग्राफ का यूज आता है तो इसी की वैल्यू को हमने यहां प्लॉट कर दिया। अगर आपने एग्रीगेट सप्लाई ध्यान देंगे तो हमने बोला था एग्रीगेट सप्लाई विल बी इक्वल टू इनकम एंड दैट पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड दैट विल बी अपवर्ड स्लोप, यानी जो एग्रीगेट सप्लाई लाइन है वह 0 से स्टार्ट होगी और एक अपवर्ड लाइन यानी रेखा होगी। एग्रीगेट डिमांड के बेसिस पर हमने लाइन खींची और जो हमेशा जो एग्रीगेट डिमांड होगा, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू C प्लस आई और C की वैल्यू कभी 0 नहीं होती, हमेशा ऑटोनोमस कंजम्पशन के वजह से कुछ पॉजिटिव होगा, चाहे इनकम 0 हो। इनकम 0 है फिर भी कंजम्पशन 40 है, इसीलिए एग्रीगेट डिमांड 80 है। तो 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी एग्रीगेट डिमांड हमेशा y एक्सिस से स्टार्ट होगा। तो यहां पर हमने इसको दिखा दिया B पॉइंट, यानी B से स्टार्ट है एग्रीगेट डिमांड लाइन। जो अपवर्ड स्लोप है ये इस बात को बताती है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा। अब एट द पॉइंट ऑफ E एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। इसके पहले आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि O एक्स एक्सिस पर हमने इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट को दिखाया है, O वाई एक्सिस पर हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को दिखाया है। एग्रीगेट सप्लाई लाइन अपवर्ड स्लोप है जो ये बताता है कि हमेशा एग्रीगेट सप्लाई विल बी इक्वल टू इनकम, हमेशा कुल पूर्ति आय के बराबर होगा, राष्ट्रीय आय के बराबर होगा। एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड लाइन होगी जो C प्लस आई से मिलकर बनेगी, जो इस बात को बताएगी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। दोनों एक दूसरे को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे जहां पर इफेक्टिव डिमांड होगा, यानी इस पॉइंट को हम बोलेंगे इफेक्टिव डिमांड। अगर हिंदी में इसको बोलेंगे तो कहेंगे प्रभावी मांग। कोई क्वेश्चन पूछता है कि प्रभावी मांग क्या है? प्रभावी मांग यानी इफेक्टिव डिमांड इज ए
situation when aggregate demand intersecting to aggregate supply, it means when aggregate demand is equal to aggregate supply, जब कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होंगे उस पॉइंट को हम इफेक्टिव डिमांड कहेंगे और इक्विलिब्रियम वहीं पर होगा। यानी ई पर इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा, उससे एक लाइन खींच दीजिए वाई एक्सिस तक, तो इसका मतलब हुआ ओ वाई इनकम इज ए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ओ वाई जो संतुलन आय है क्योंकि ओ वाई पर ही एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर हैं। अब इसमें 3 ऑब्जर्वेशन इस ग्राफ को देखने से आपको समझ में आएगा। पहला तो ई से पहले यानी ओ वाई इनकम से पहले की कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये ई पॉइंट की कंडीशन और एक ई के बाद की कंडीशन। अगर आप ये ध्यान से देखेंगे ई से पहले की कंडीशन तो यहां पर है एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू में भी देखें तो ई पॉइंट यहां पर है, ई से पहले वाली क्या है, एग्रीगेट डिमांड 80 है, एग्रीगेट सप्लाई 0 है। एग्रीगेट डिमांड 160 है, एग्रीगेट सप्लाई 100 है। 240 एग्रीगेट डिमांड है जबकि एग्रीगेट सप्लाई 200 है। इसका यह मतलब हुआ इक्विलिब्रियम से पहले जो सिचुएशन होगी उस सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड विल बी ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी कुल मांग कुल पूर्ति से ज्यादा होगी। जब हम कुल मांग और कुल पूर्ति की बात कर रहे हैं तो हम ये कौन सी बात कर रहे हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड और प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होगा अगर ऐसी कंडीशन होगा क्वेश्चन में, आगे हम एक्सप्लेन करें, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगा तो क्या होगा, देयर विल बी ग्रेटर डिमांड इन द मार्केट एंड ड्यू टू ग्रेटर डिमांड इन द मार्केट प्लान इन्वेंटरी विल डिक्रीजेस। अगर बाजार में अर्थव्यवस्था में कुल मांग कुल पूर्ति से ज्यादा है तो जो प्लान इन्वेंटरीज हैं उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, मात्रा डिक्रीज हो जाएगी। एंड ड्यू टू डिक्रीज इन द प्लान इन्वेंटरी प्रोड्यूसर विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर गुड्स टू मेंटेन दिस इन्वेंटरी एंड फॉर प्रोड्यूसिंग मोर यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे विल हायर मोर लेबर, मोर एम्प्लॉयमेंट। अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, मान लेते हैं कि सिचुएशन हम यहां पर है, ओ एल पॉइंट पर है, डिमांड ए एल है, सप्लाई सी और एल है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा होने के कारण प्रोड्यूसर इनकरेज होंगे प्रोडक्शन करने के लिए, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हायर करेंगे, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हायर करेंगे, ज्यादा आउटपुट होगा, ज्यादा इनकम होगा और अल्टीमेटली हम इस तरफ मूव करेंगे। और ये कंडीशन तब तक बना रहेगा जब तक कि हम इस ई पॉइंट पर न पहुंच जाए। यानी जब भी अर्थव्यवस्था में कुल मांग कुल पूर्ति से ज्यादा होगा, देयर विल बी इंक्रीमेंट इन इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट एंड टोटल आउटपुट विल इंक्रीजेस, इनकम इंक्रीजेस एंड एम्प्लॉयमेंट विल आल्सो इंक्रीज। दूसरी सिचुएशन है अगर एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर है एग्रीगेट डिमांड से। ई पॉइंट के बाद की सिचुएशन को हम देखते हैं। यहां पर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम है, यानी बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा ज्यादा है और खरीदने वालों की मात्रा कम है। यानी डिमांड जो प्लांट डिमांड है प्लांट सप्लाई से कम है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बाजार में जो सामान आएगा वो अनसोल्ड हो जाएगा, नहीं बिकेगा। ज्यादा सप्लाई होने का रिजल्ट क्या होगा, अगर उसके हिसाब से कुल मांग नहीं है तो बाजार में वस्तुओं की मात्रा नहीं बिकेगी, जिसके कारण इन्वेंट्री स्टॉक जो है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। यानी प्लान इन्वेंट्री स्टॉक जो आपने प्लान किया है कि हमारे पास स्टॉक में इतना होना चाहिए, सामान न बिकने के कारण उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। और ड्यू टू इंक्रीज इन द प्लान इन्वेंट्री प्रोड्यूसर विल डिस्करेज टू प्रोड्यूस मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर सामान को ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा। प्रोड्यूस न करने के कारण जो इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है और आउटपुट है कम होगा, क्योंकि वो रोजगार में कम लोगों को लगाएगा। कम लगाएगा तो आउटपुट कम होगा, इनकम कम होगी और अल्टीमेटली इकोनॉमी फिर
y पर आकर स्थिर हो जाएगी। यानी इक्विलिब्रियम कहां होगा? जहां कुल मांग और कुल पूर्ति होगी। अगर कुल मांग कुल पूर्ति से ज्यादा होगा तो सिचुएशन क्या होगी? कुल पूर्ति कुल मांग से ज्यादा होगी तो क्या सिचुएशन होगी? इसको एक्सप्लेन करते हुए आप बताएंगे कि इक्विलिब्रियम कहां पर होगी। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट से हम कैसे इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करेंगे।